एक राज्यों को एक 30 लाख करोड़ जाते थे, एक उसको 100 लाख करोड़ 2 साल में बनाया। ये आंकड़े एक मिनट, अरे भाई साहब, अरे भाई आप बोलने तो दीजिए, आंकड़े मत फेंकिए आप। नरेंद्र मोदी जी को मैं राजनीति का मनमोहन देसाई मानता हूं। मनमोहन देसाई की फिल्में सपने बेचते थे, उसके हर फिल्म में बच्चे गुम हो जाते थे। निरूपा राय उनकी माँ होती थी, मोस्ट केयरलेस मदर। हर पिक्चर में बेचारी के बच्चे खो जाते थे। और कि प्रधानमंत्री अपने आप को इंटेलिजेंस और पूरे देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। एक चीज का 4 बार जिक्र किया, 5 बार करीब करीब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये अडानी अंबानी हिताय और मोदी मोदी सुखाय होगा। आप कोई अच्छी चीज देखना नहीं चाहते, जैसे कहते सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, वैसे आपको खाली खामी नजर आती है। अजीत जी 1947 से लेके 1914 तक मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरा परिवार भीख मंगा नहीं था। 2014 के बाद ही मेरी स्थिति इतनी बुरी हुई कि 6000 की भीख पे मुझे जिंदा रहना पड़ रहा है। उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री ने मुझे बोला कि ये शौचालय बनाने का भूत कम हो गया, यही अच्छी बात है। मैंने बोला क्यों? नहीं तो बोले हर शौचालय का उद्घाटन यदि वर्चुअली प्रधानमंत्री करते तो क्या स्थिति होती। और एक गोदी मीडिया को 24 घंटे यही दिखाना पड़ता कि आज 100 शौचालय फिर लोकार्पित हुए। खंड तो खत्म नहीं। थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग। बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचोगे तब कुछ पाओगे। जो बिहार में बोलते हैं कि तोप के लिए लाइसेंस चाहिए तो तमंचा मिलेगा, तो आप तो तमंचे से शुरू करोगे तो कैसे करोगे? वो ऐसा है, सबके सपने अपने सपने, सब कुछ रहेगा सपने सपने। मोदी को इतनी महारत हासिल है कि लोग सपने खरीदते भी हैं, उसके खरीदार भी हैं, तो टेकर्स भी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कालखंड में जो हम कदम उठाएंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के आगामी 1000 साल तक उसका असर पड़ेगा। 1000 साल गुलामी से निकलने में हुए, अब हम अमृत काल में हैं, अब 1000 साल आगे की सोचिए। तो लोग, आदमी सोचेगा कि यार ये आदमी कितना बड़ा दूरदृष्टि वाला है। लोग यहाँ साल 2 साल नहीं सोच रहे, ये 2047 साल पिछले 47 तक की बात पिछले साल सोच लिया, अब तो सीधे 1000 साल बाद तक की सोच रहा है। तो लोग कहीं इस शब्द जाल में, कपोल कल्पना में तो नहीं फंस रहे। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, 2-3 चीजों पे बात करूंगा मैं अजीत जी, आपकी अनुमति से। जी बिल्कुल। वो तो हमेशा, मैं तो हमेशा कहा कि उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। उनको दूर की चीजें बहुत अच्छी दिखती है। उनके पास में क्या घटित हो रहा है वो नहीं दिखता। जब वो ऊपर उठ के देखते हैं तो उनको यूक्रेन की लड़ाई दिखती है, उनको मणिपुर नहीं दिखता, उनको नूह नहीं दिखता, उनके नजदीक की। इसलिए वो हमेशा 1000 साल की बात करेंगे, क्योंकि 1000 साल कौन जिंदा रहता है और किसको मालूम क्या होगा। ऐसा सपना बेचो जो कोई उसको समझ भी नहीं पाएगा कि 1000 साल पहले कोई बोल के गया था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को मैं राजनीति का मनमोहन देसाई मानता हूं। मनमोहन देसाई की फिल्में सपने बेचते थे, उसके हर फिल्म में बच्चे गुम हो जाते थे। निरूपा राय उनकी माँ होती थी, मोस्ट केयरलेस मदर। हर पिक्चर में बेचारी के बच्चे खो जाते थे और एंड में बच्चे मिलते थे। ये उस पिक्चर की कहानी थी। और एक पूरा सपने में आपको लेके चलता था वो 3 घंटे के लिए। ये हर 5 साल का सपना दिखाते हुए जाते हैं। इन्होंने तो अभी 1000 साल की फिल्म रिलीज कर दी, 1000 साल का सपना दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनके सपनों में अब लोगों को समझने लगा है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि वो तकदीर में लिखा वगैरह सब अपनी जगह है। ये कर्म भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ गीता में उसने बोला कर्म ने देवातिका रस्य मां फलेषु कदाचन। आधा तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। तो ये कर्म ज्यादा, मतलब आदमी किस्मत से ज्यादा कर्म पे विश्वास रखता है। तो ये सपनों में भी भारत के बारे में सोचते हैं। और जो विकसित भारत ये सोचते हैं, ये जनता को बोलते हैं आप भी इसके सपने देखिए, यथार्थ में अपेक्षा मत करिएगा। एक आपने अभी 2-3 बार जिक्र किया गांव गोद लेने का। अब इस बार वाइब्रेंट विलेज हो गया, बॉर्डर विलेज। कम से कम ये 2 अलग अलग विधा है। लेकिन एक झूठ और एक झूठ एनेक्सी, झूठ एक्सटेंशन, इसमें भी महारत हासिल कर दी। उन्होंने कहा कि 10,000 औषधियों की दुकानें हैं, जन औषधि केंद्र खोले हैं। 10,000 जन औषधि केंद्र में
20,000 करोड़ का सेविंग हुआ। मतलब एक दुकान का सेल क्या हो गया होगा देखो आप। दूसरी बात, अब बोले मैं 75,000 खोलने जा रहा हूं। पहले जो 10,000 खोले उसमें दवाइयां नहीं मिलती। ये मेरा 4 दिन पहले का एक्सपीरियंस है। कोई भी दवाई का पर्चा दो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कहता है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है, छोटी सी जगह खोल के बैठा है। उस मक्खियां मारता है, उसकी दुकान पे कोई नहीं जाता, दवाई नहीं होती, लेकिन तुमने 20,000 करोड़ का सेविंग करवा लिया। दूसरा झूठ एक्सटेंशन देखिए, मैं अभी उन्हीं के राज्य में था, गुजरात, जिसका मॉडल 2014 में बेचा गया था। मैं राजकोट जैसे बड़े शहर के पास था, वहां 4G भी नहीं आ रहा था, और प्रधानमंत्री 6G का सपना आज बेच के चले गए रेड फोर्ट से। हम तो 6G की तैयारी कर रहे, टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे गए हैं। अरे मेरे मालिक, पहले 4G चला दो, खुद के राज्य में ही चला दो और कहीं नहीं चलाओ तो। 4G आया और इसका भुक्तभोगी मैं हूं। मैं 4 दिन तक लगातार किसी के टच में नहीं आ पाया। आप भी प्रयास कर रहे थे मुझे बात करने का, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन मैं भेज नहीं सकता था क्योंकि लिंकेज ही नहीं था। रोड की स्थिति है, राजकोट से शासन जाके देखिए, गर्भवती महिला का ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसे रोड है। और आप विलेजेस में रोड देने की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, और आज भी इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं, बाम्बुलेंस चलती है। खटिया बांबू को बांध के 4 लोग उस पेशेंट को लेके 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये वस्तुस्थिति है देश की। और ये सपनों का सौदागर सपने ही बेचता है। इनको खुद देश सपने में आके बताता है कि तू हमारे लिए ये कर, और ये भी देश को बोलते हैं कि तू भी रात को सो, आंखें बंद कर। और जो मैं बता रहा हूं, 6G, 75 जनसेवा केंद्र, वाइब्रेंट विलेज, ये सारी बात तू सपने में देख, क्योंकि आंख खोल के यथार्थ देखेगा तो तुझे 2014 के पहले से भी बुरी स्थिति दिखाई देगी। नई परिभाषा गढ़ने में और बहुत बढ़िया, इनके जैसा कोई परिभाषा नई देने वाला आदमी नहीं है। इनने कहा कि बॉर्डर का विलेज अंतिम विलेज नहीं है, मेरे लिए पहला विलेज है। यदि वो पहला विलेज है देश का, तो वो पहला विलेज आज परेशान क्यों है? 2014 से ही तुमने काम शुरू किया, तो 2014 से लेके 2023 तक इन बॉर्डर विलेजेस की स्थिति क्या हो गई, क्या प्रधानमंत्री आकलन करेंगे? नहीं, मैं बीच में एक जगह रोक रहा हूं कि देखिए, ये कहना भी सही नहीं होगा ना कि 9 साल में काम नहीं हुआ। सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बने, एयरपोर्ट बने, ठीक है। दरभंगा में एम्स नहीं बन पाया और वो बोल गए एम्स बन गया, वैसे ठीक है। मदुरई में भी कहा था एम्स बनेगा, एम्स नहीं बना हुआ, खोजने चले गए, बिल्कुल बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ। देश में अजीत जी, मेरी बात तो सुनिए। उन्होंने एक चीज का 4 बार जिक्र किया, 5 बार करीब करीब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये अडानी अंबानी हिताय और मोदी सुखाय होगा तो अडानी को पोर्ट मिलेंगे तो डेवलप होगा, सारे एयरपोर्ट अडानी को देने हैं तो डेवलप होंगे, एक्सप्रेस वे डेवलप होंगे। लेकिन ये पूरा देश शहरों में नहीं बसता, ये देश ग्रामीण में बसता है। ग्रामीण में सड़कों की स्थिति क्या है, सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं। आपके पुल बनने के पहले ढह जाते हैं, बनने के बाद इनॉग्रेशन के पहले ढह जाते हैं। आपकी सड़कें पहली बरसात में जो एक्सप्रेसवे योगी जी ने बनाया था, पूछिए उत्तर प्रदेश में, आपके तो बड़े अच्छे संबंध है, पूछिए उत्तर प्रदेश के लोगों को। एनके सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, पूछिए जरा। संबंध मतलब मैं भी गया हूं, अभी मैं गया हूं, अभी 9 अगस्त को मैं उसी रोड से गया हूं, जब पता पड़ा कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। ये रोड की स्थिति है आपकी। आप क्या किस बात का इतरा रहे हैं? आप वंदे भारत की इतरा रहे हैं। 12 डब्बे की गाड़ी थी, 6 डब्बे की हो गई। एक जगह लॉन्च करते, उसका रैक दूसरी जगह भेजते हैं। 1 महीने के लिए वंदे भारत चलती है, उसके बाद वंदे भारत का क्या हाल है? वंदे भारत कितने % पे चली है, क्या कीमत है वंदे भारत की टिकट की? कभी सोचा आपने? ये वंदे भारत रईसों का खेल है, एयरपोर्ट का ट्रैफिक रईसों का है। त्वरित टिप्पणी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण पर।
प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण से ये बात तो मुझे प्रतीत हुई कि प्रधानमंत्री अपने आप को इंटेलिजेंस और पूरे देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं। 2022 का यदि मैं भाषण उठाऊं उनका, तो 2022 और 2023 में कुछ शब्दावली और एक दो तीन चीजें छोड़ के कुछ नयापन नहीं था। जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो देश जोर से ठहाका लगाता है। उन्होंने आज अपने भाषण में कम से कम 4 बार इस बात का जिक्र किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये उनकी सरकार और उनका नारा है। लेकिन यदि अडानी अंबानी हिताय और मोदी सुखाय होगा तो ये देश भोग रहा है। वो देश के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, कई जगह आपको उन्होंने रास्ता दिखा दिया। फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। 2024 में अपना बुकिंग कंफर्म किए हो कि 2024 में फिर मैं झंडा फहराने आऊंगा। आप आइएगा। बाकी लोगों को तो क्या झंडे का रंग तिरंगा होगा? क्या इसी संविधान के तहत आप आओगे कि संविधान भी बदलोगे और झंडा भी बदलोगे? सवाल ये है। कुछ और अहम बातें कही जो अपने भाषण के आखिरी हिस्से में, जिसका जिक्र आपने किया भी, नीचे स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, जिसमें उन्होंने 1000 साल आगे की बात, 2045 की बात, लेकिन उसके बाद जो कही कि कभी कभी हम बहुत सारी बुराइयों के प्रति आंख बंद कर लेते हैं। अगर संकल्पों को पार करना है तो आंख मिचौली बंद करके 3 बुराइयों से लड़ना है। बुराइयां क्या थी? नीचे स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज या उनके जो कमेंट की बयान की शक्ल में चल रहा है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टीकरण से मुक्ति। तुष्टीकरण ने हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिया है, तहस नहस कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। उस कमिटमेंट को हमने अभी भाषण एक मोदी की गारंटी के 4 दिन बाद महाराष्ट्र में देखा, जब अजित पवार को न सिर्फ लेके आए, डिप्टी सीएम बनाया, और अभी 7-8 दिन पहले अमित शाह का एक भाषण था कहीं शायद पुणे में, जिसमें कह रहे अजीत दादा पवार आप सही जगह पर अब आए, अब तक उधर थे अब इधर सही है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा जब बोलते हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट भी अभी आई है। सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कुछ नए आयाम जो गढ़े गए हाल के दिनों में, वो मेरे सामने है कि आयुष्मान भारत कार्ड में कैसे 1 नंबर पर सीएजी की रिपोर्ट में, या हम आप कहें तो उस पर एफआईआर भी हो सकती है फेक न्यूज का, कि 7,49,820 लाभार्थी ऐसे हैं डेटाबेस में जो एक ही नंबर 999 10 बार 9 से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद इनके अलावा 1,39,000 लाभार्थी हैं 10 टाइम्स 8 नंबर से जुड़े हैं, 96,000 लोग। तो ये तो इस दौर में, और बहुत सारे एक्सप्रेस हुए और बाकी चीज। तो ये जब मोदी बोलते हैं, और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार के बाद उन्होंने परिवारवाद की बात की, बाय द फैमिली ऑफ द फैमिली को बोलते रहे, ये कहकर एक तरह से वो अपने को सबसे ऊपर, सबसे अलग, एकदम नैतिक मानदंड के पहाड़ पर, एवरेस्ट पर खड़ा कर देते हैं कि नैतिकता हो, शुचिता हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, इसमें हम इतने ऊंचे एवरेस्ट पर हैं कि हमारे बरक्स कोई है नहीं। इन सब से बचिए और हमें और हमारी पार्टी को ही बस आप चुनिए और जिताते रहिए। अशोक, देखिए, 2 बातें होती है समाज में। जो व्यक्ति वाकई समाज के प्रति समर्पित है, उसे कभी बोलना नहीं पड़ता कि मैं समाज के प्रति समर्पित हूं। जो समाज का शोषण कर अपना घर भरता है, वो बार बार समाज की सेवा करने की बात करता है। मोदी जी जब भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये इसलिए करनी पड़ती उनको क्योंकि उनके पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। 40% के टैग ने तो कर्नाटक की सरकार खा गई। 50% के टैग पे मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार लड़खड़ा रही है। पैसे का चलन बोलबाला इतना है कि राफेल से लेकर तमाम घोटाले लगातार इस सरकार पे लगे हैं। बैंक के घोटाले इस सरकार में जो आए हैं वो सोच भी नहीं सकते। महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला के जो हीरो थे सुनील तटकरे और अजित पवार, अब वो दोनों उनके साथ हैं। हेमंता विश्व शर्मा जो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे कि वही उनके वजह से 1 महीने का आसाम विधानसभा का सत्र नहीं चलने दिया बीजेपी ने, वो आज उनके मुख्यमंत्री है। तो उनका कहना यह है कि मैं विपक्ष में भ्रष्टाचारियों को निकाल के मेरे पार्टी में ला रहा हूं। और बात भी सही है। देखो, पैसा किसको नहीं चाहिए, मोदी जी को भी पैसा चाहिए।
लेकिन कमाया कैसा जाता है इसका एक्सपर्टाइज उनके पास थोड़ा कम है। तो जो पार्टियां लगातार सत्ता में रही है और वहां के जो भ्रष्ट शिरोमणि हैं, उनको अपने यहां वो फैकल्टी के तौर पे ला रहे हैं कि हेमंत जी आप आइए, अजीत जी आप आइए, और आप आके हमको बताइए कि भ्रष्टाचार किया कैसा जा सकता है। हमसे तो 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं हो पाया, आपने तो 70-70 हजार करोड़ किया। सहकारिता मंत्रालय दिया, किनको दिया? अमित शाह जी को दिया। उनका क्वालिफिकेशन क्या है? मधेपुरा बैंक। मधेपुरा बैंक जब डूबी तब ये डायरेक्टर थे, तो उनको उनके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, आइए आप केंद्र में आइए। ऐसे तमाम चीजें हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, ये इंसान किस मुंह से परिवारवाद की बात करता है जो शिवसेना को और अकाली दल को अपने साथ लेके, एनडीए के घटक दलों को 2014 से लेके 2019 तक जितने सरकार चलाई हो, जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार पीडीपी के साथ हो, जिसको आज भी राज्यसभा जब आती है तो इनको चरणों में जाना पड़ता है बीजेडी के, पटनायक परिवार के, या फिर टीडीपी परिवार के, या वाईएसआर परिवार के। परिवारवादी पार्टियों के टुकड़ों पे जीने वाले यदि हमको समझाए कि परिवारवाद के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण काम वो नहीं कर रहे, या हमें जरूर से ज्यादा मूर्ख समझ रहे। तुष्टीकरण की बात आई है। तुष्टीकरण के मामले क्या है? कब्रिस्तान शमशान किसने बोला था? क्या यह तुष्टीकरण नहीं था? बजरंग बली के नाम से बटन दबाओ, क्या तुष्टीकरण नहीं था? हिजाब हलाल, या तुष्टीकरण नहीं था? आप इतने कमजोर है प्रधानमंत्री जी कि आप डंके के चोट पे कह भी नहीं सकते कि हाँ मैं हिंदू हूं, हिंदू हृदय सम्राट हूं, और मेरे लिए सिर्फ हिंदू ही मेरा सब कुछ है, और उन्हीं के लिए मैं देश चला रहा हूं। अरे 56 इंच की सीना हो तो बोल दीजिए ना। यहां आके लाल किले पे झूठ बोलना, तुष्टीकरण खिलाफ लगातार उन विरोधियों को, विरोधी पार्टियों को प्रताड़ित करना या उनको उल्हाना देना कि आप सिर्फ मुसलमानों को तुष्टीकरण कर रहे थे। तो क्या हिंदुओं का कोई 1947 से लेकर आज तक कोई हिंदू के बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली? कोई हिंदू के बच्चे को, कोई हिंदू परिवार लाभान्वित नहीं हुआ? 2047 से लेकर देश सिर्फ मुसलमानों के लिए चल रहा था या क्रिश्चियनों के लिए चल रहा था। यह कहना है प्रधानमंत्री का जब तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री किस बात से तुष्टीकरण की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जिस संस्था से आते हैं, उनके पितृ संस्था जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो क्यों कहता है कि इस देश में मुसलमान अनिवार्य है? तो सबसे पहले जाके आप आरएसएस को कहिए कि आप तुष्टीकरण बंद करिए। है हिम्मत आप में? ये आपका नकली हिंदुत्व है। हिंदू प्रेम आपका मात्र चुनाव के मतदान तक सीमित है। अरे आप तो आर्टिजन की भी बात करते तो उसमें भी राजनीति ढूंढते हैं। मैं आपको थोड़ा ध्यान, क्योंकि सब वरिष्ठ लोग हैं मेरे से, बहुत अच्छी तरह से सुना होगा भाषण। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पे 12-13 हजार करोड़ का फंड हम रिलीज करेंगे उन लोगों के लिए जो हाथ से, टूल से काम करते हैं, हमारे आर्टिजन से। उन्होंने उनमें ओबीसी शब्द यूज किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओबीसी लोग हैं। नाई राजमिस्त्री को नई ताकत देंगे, विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे, 15,000 करोड़ से शुरुआत करेंगे। ओबीसी के लोग इसमें ज्यादा होते हैं। सही आपने कहा, ज्यादा होंगे। ओबीसी बोलने का क्या अधिकार है भाई? आज के समय में कई ब्राह्मणों को भी जानता हूं कि वो बेहतरीन पॉटरी करते हैं। मैं कई ठाकुरों को जानता हूं कि लकड़ी का काम करने में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये कला है, 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये व्यवसाय परिवार के साथ नहीं चलता। अब जिसको क्वालिफिकेशन मिलती है वो उसमें जाता है। अशोक जी, मैं थोड़ी असहमति दर्ज कराता हूं यहाँ पर कि ये जो एक सामाजिक संरचना में एक जातिगत आधार भी है, जो पीढ़ियों से इस काम में लगे हैं, उनका आशय यहाँ सुनार, लोहार या नाई या राजमिस्त्री, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो माफ करिए, अजीत भाई, में अभी भी ज्यादातर ओबीसी के लोग हैं, उसमें ज्यादातर आपको जातियां हैं, उसमें आप कारीगरी की अगर परंपरागत पीढ़ियों में जाएंगे तो उसमें ऐसे लोग हैं ज्यादा। उसको उन आंकड़ों पर भी जाएंगे तो
उसमें ज्यादातर ओबीसी मैं होंगे या फिर पूरी अजीत जातियां होंगी? भाई, मेरा कहना है ओबीसी बोलने की जरूरत क्या थी? हाँ, उस पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। आपने ओबीसी बोला ही इसलिए है हम्म क्योंकि आपकी नजर वोट बैंक पे है। हम्म आज मैंने इतना डरता हुआ प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा, हम्म जो 2024 के लिए वोट भी मांगना चाहता है, हम्म मुझे वापस लाइए आह्वान भी करना चाहता है, और हम्म हिम्मत भी नहीं हो रही है। हम्म बड़े लाख लपेट में बोलते हैं कि 2024 में जब मैं आऊंगा लाल किले से बोलने, इसका मतलब 2024 में मैं ही चुनाव जीताऊंगा, आप जीतूंगा और आप ही जितवाओगे। ये बार बार देश को डरा रहे हैं। 1947 में यदि विकसित देश आपको चाहिए तो फिर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, हाँ, गलती नहीं करनी आपको है। परिवारवाद गलती से मतलब दूर रहना है। हम्म हम्म हाँ, गलती नहीं करनी मतलब हम्म आपको मुझे ही वापस लाना है। हम्म गलती नहीं करनी मतलब ये गलतियां दोहरानी है 2019 में जो आपने की, 2014 में जो आपने की। 2014 तो पूरा देश साथ में था क्योंकि लोगों को लगा कि कोई नया मसीहा आया है, लेकिन बाद में पता पड़ा ये तो हवाबाज है, सिर्फ बोलते ही बोलते, करते तो कुछ नहीं है। क्या आंकड़ों पे आंकड़े परोसते हैं? नहीं नहीं, लेकिन कि मेरे देश में ऐसा, मैंने ऐसा। अशोक जी ऐसा भी तो है कि वो इतने जो आंकड़े बताए उन्होंने विकास के हर पैमाने पर, हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार के अवसर सृजित करने का उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर दिया कि हम टॉप 5 में पहुंच गए, उन्होंने विकसित भारत के लिए जो इतनी स्कीम लॉन्च की उसका उन्होंने जिक्र किया। तो बहुत सारी चीजें तो हुई भी है 9 सालों में, जो उन्होंने पूरा खाका खींच दिया। मेरे पास आंकड़े हैं जो उन्होंने बताया कि किसानों की सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई, रोजगार के अवसर मुद्रा योजना के जरिए 8 से 10 करोड़ नए लोगों को मिला, क्या यूरिया 300 रुपए की मदद दी, उन्होंने, स्थानीय निकाय के विकास के लिए दिए, राज्यों को 30 लाख करोड़ जाते थे उसको 100 लाख करोड़ 2 साल में बनाया। ये आंकड़े भी तो दिए मिनट, अरे भाई साहब, अरे भाई आप बोलने तो दीजिए, आंकड़े मत फेंकिए आप। 1 मिनट, आपने कहा कि 30,000 मिलता था राज्यों को। आप नहीं, मोदी जी ने कहा कि 30,000 राज्यों को मिलता। मैं एक ही आंकड़े पे आता, 30,000 मिलता था, अब मैं इतने लाख करोड़ दे रहा हूं। तब जीएसटी नहीं था, आपने जीएसटी लागू करके सारे राज्यों के पैसे खुद ही दबा लिए। एक तो उनके पैसे खींच लिए, जितने देने थे उतने दे नहीं रहे हो, जो उतना उनका अधिकार बनता है वो भी नहीं दे रहे हो। हर राज्य का बैकलॉग है 6-6 महीने का, 2-2 महीने का, 4-4 महीने का, वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से बोल रहे हो कि मैं ज्यादा दे रहा हूं। यानी छोटे भाई की पहले सैलरी 100 रुपए थी, वो बेचारा 100 रुपए में से 20 रुपए बड़े भाई के पास देता था, उसमें से बड़ा भाई 10 रुपए वापस करता था। अब ये भाई 100 की 100 रुपए लेता है और 20 रुपए उसको वापस करता है और बोलता है मैंने इसको दुगने दिए। देखिए, पहले 10 रुपए देता था, 20 देने लगा हूं। अरे लेकिन उसके पूरे लेके तूने 80 भी तो उसके खा लिए, उसका हिसाब कौन करेगा? क्या जीएसटी के पहले की स्थिति आज बहाल कीजिए, इनकी औकात है इतने लाख रुपए देने की। आपने कहा कि हमने भारत में निर्यात बढ़ा है, भारत का आयात और निर्यात का गैप 200 अरब डॉलर का है, ऐतिहासिक है। आपका आयात बढ़ा है। आपने कहा हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे, आप सेमीकंडक्टर बना नहीं रहे हैं, चाइना में बने हुए सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग कर रहे हैं, और वो पैकेजिंग करने के लिए भी जो आपने सब्सिडी दी है विदेशी कंपनियों को, उसमें एक आदमी का रोजगार लेने के लिए आपने 31 करोड़ रुपए इस टैक्स पेयर के खर्च किए हैं। आंकड़े हैं, स्टेटिस्टिक्स है भाई, आप ही के पास नहीं, लोगों के पास भी, और आप ही के आंकड़े हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि आप क्या बोल के जा रहे हो, और ये आंकड़े आगे जाके आपके सर के आगे क्या खड़े होंगे। सिंह साहब है, सिंह साहब से पूछिए, एक एक आंकड़ा बता देंगे आपको। चलिए अब जरा सिंह साहब के पास आते हैं। आप किसानों को 6,000 रुपए दे रहे, क्यों देना पड़ रहा है किसानों को 6,000 रुपए साल के? क्योंकि किसानों की दुर्गति आपने करवाई। किसानों की जब दुर्गति करवाएंगे और ऊपर से 6,000 रुपए देंगे और बोलेंगे मैं एहसान कर रहा हूं, अपने छोटे भाई को भीख मांगने के लिए मजबूर करेंगे और उसको भीख देंगे 2 रुपए और बोलेंगे देखो रोज 2 रुपए उसके कटोरे में डालता हूं, मैं कितना दानी हूं। अरे वो तेरा दायित्व था, जिसको तेरे घर में थाली में बैठ के खाना खिलाना था उसको भिखारी बना दिया और कहता है कि मैं उसको दे रहा हूं। ये कौन सा, भाई मुझे नहीं समझ में आता, कौन सा दानत्व? ग्रामीण गरीब कहां चलता है? अशोक वानखेड़े,
आप तो एकदम खाली खामी बताते हो। अच्छे अच्छे एयरपोर्ट भी बने हैं भाई, अच्छे अच्छे टर्मिनल बने, अच्छे एयरपोर्ट बने, एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, इतनी सड़कें गडकरी बना रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज सब सुचारू रूप से एक चल रहा है, सेकंड, किसानों अरे को मैं वही 6,000 तो कह रुपया रहा मिल हूँ। रहा है, गरीबों को अनाज मिल मैं रहा है। आप कोई अच्छी चीज देखना ही नहीं चाहते। जैसे कहते सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, वैसे आपको खाली खामी नजर आती है। यही तो कहेंगे ना लोग अरे भाई कि अशोक मान खड़े इतनी अच्छी अजीत चीज को कहीं छोड़ के खाली खामी बता रहे हैं आप, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अजीत जी अजीत जी 1947 से लेके 1914 तक मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरा परिवार भीख मंगा नहीं था। 2014 के बाद ही मेरी स्थिति इतनी बुरी हुई कि 6,000 की भीख पे मुझे जिंदा रहना पड़ रहा है। हम्म, ये मैं भिखारी क्यों बन गया, कभी आपने आकलन किया? हम्म, आप एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, मैं एक्सप्रेस वे के लिए मना थोड़ी करता हूँ। जरा एक्सप्रेस वे पे जाके हम्म, देखिए टोल कितना लगता है, कौन हम्म, पैसा भर रहा है एक्सप्रेस वे का। मैं पहला टैक्स दे के एक्सप्रेस वे बनवा रहा हूँ, उसके बाद चलने के लिए फिर से पैसा दे रहा हूँ। हम्म, एयरपोर्ट पे जाके देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एयरपोर्ट बने हैं, लेकिन मुझे एयरपोर्ट की जरूरत है कि मेरे स्कूल पे, हाँ 2014 में इन्होंने 2022 में इन्होंने कहा था इस देश में एक भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जिस स्कूल में टॉयलेट्स नहीं होंगे बच्चों के लिए। आज 35% स्कूल पड़े हुए हैं लाखों की तादाद में। 4.5 लाख का आंकड़ा तो 2022 का है, और वो आंकड़ा और बढ़ा है। बच्चों अरे में भाई लेकिन टॉयलेट ये नहीं भी है। तो आंकड़ा, तो अरे आज अशोक जी, अरे भाई वो भी तो आंकड़ा है जो मोदी जी ने आज दिया है कि कितने लोगों को सब्सिडी किसानों को दिया जा रहा है, सब्सिडी में बढ़ोतरी हुई, 8 से 10 करोड़ लोगों मैं को आप वो रोजगार मैं मिला मैं मुद्रा मैं योजना से। उसको बता रहा हूँ, गरीबी आपका रेखा से, सवाल जो है। गरीबी एक गरीब लोग एक पांच पांच साल में 13 करोड़ लोग, गरीब लोग जो है मिडिल क्लास में आ गए। राज्यों को 9 साल में 100 लाख करोड़ मिले। अब इन आंकड़ों को आप एकदम नजरअंदाज कर देंगे? मोदी जी की नहीं अच्छी नहीं, बातें इसको फिर भी मुद्रा दिखती है आपको आने मुद्रा वाले लोन 3 सालों में? मुद्रा लोन एक सेकंड, मुद्रा लोन जितने करोड़ लोगों को मिला, कम से कम उतने करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। मुद्रा लोन कोई करोड़पति लेने वाले नहीं थे बिना गारंटी का, जिनके पास औकात कुछ नहीं गारंटी देने की, उनको मुद्रा लोन मिला है। मुद्रा लोन लेने वाले तो गरीबी रेखा के ऊपर ले आओ। 18 नहीं करोड़ तो से कह रहे ज्यादा हैं कि मुद्रा 13, लोन। भाई एक मिनट, मोदी जी ने कहा कि 5 साल में 13 करोड़ गरीब भाई बहन गरीबी की मुसीबत से बाहर निकलकर मिडिल क्लास में आए, और उन्होंने कहा 8 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला मुद्रा योजना से, 13 करोड़ तो बाहर आ गए। एक सेकंड, उन्होंने ये भी कहा था कि मुद्रा लोन का एक आदमी 5 लोगों को रोजगार देता है, और जिसको रोजगार मिलता है उन्हीं के रेट के हिसाब से वो गरीबी रेखा के ऊपर ही आएगा। मनरेगा में कितने लोग हैं आपको समझ में आएगा, गरीबी रेखा के नीचे ही लोग मनरेगा में जाते हैं। मनरेगा का भी आंकड़ा पूछ लीजिए, गुरुदेव पास में बैठे हैं हमारे, आपको सब आंकड़े मिल जाएंगे। आप मोदी जी के आंकड़ों में मत आइएगा, उस आंकड़ों का एक बार सत्यापन बहुत जरूरी है, और सत्यापन उन्हीं के मंत्रालय से जरूरी है, जो हर महीने हर साल में एक एम्स और एक आईआईटी बनाने वाले थे। उनका मंत्रालय पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं बना बोलता है। अब किसको सच मानूं, मंत्री महोदय को मानूं जो भाई राज्यसभा के इतने तो सदन में फीते बोलता है, काट रहे हैं या मोदी जी यार। प्रधानमंत्री को बोलने की अशोक वजह से? वानखेड़े, मोदी जी साल में इतने फीते काट रहे हैं, कभी प्रगति मैदान में, कभी वंदे भारत, कभी कोई ट्रेन, कभी कोई एयरपोर्ट, कभी अभी 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 उन्होंने एयरपोर्ट वहां अंडमान निकोबार पोर्ट प्लेयर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इतने फीते, इतने उद्घाटन, इतने, और उसके बाद भी अमृत काल में आप लोग एकदम अमृत काल को मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है अच्छी चीज उन्हीं आप नहीं देख रहे हैं। कुछ दृष्टि भी उन्हीं के सुधारने की जरूरत है। उन्हीं के उन्हीं के चश्मा बदलिए कैबिनेट के आप, चश्मा बदलिए। उन्हीं के उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री ने मुझे बोला कि ये शौचालय बनाने का भूत कम हो गया, यही अच्छी बात है। मैंने बोला क्यों? नहीं तो बोले हर शौचालय का उद्घाटन यदि वर्चुअली प्रधानमंत्री करते तो क्या स्थिति होती, और एक गोदी मीडिया को 24 घंटे यही दिखाना पड़ता कि आज 100 शौचालय फिर लोकार्पित हुए, आज 200 शौचालय लोकार्पित हुए, आज 300 शौचालय लोकार्पित हुए। प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस, इतने प्रधानमंत्री वेले हमारे गांव देश के, उनको कोई काम नहीं, वाकई कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं है। वो वंदे भारत 75 फ्लैग देते हुए, जब मैंने इतने साल तक देखा, रेलवे मंत्री तक नहीं जाता फ्लैग ऑफ देखने के लिए, लोकल सांसद या एमएलए जाता है, वो करता है। शौचालय को लेकर ठीक है, अभी ताजा आंकड़ा नहीं है, कुछ दिन पहले तक था कि 11 करोड़ शौचालय बने, अभी ज्यादा होगा, हाल के महीनों का आंकड़ा डेटा अपडेट नहीं है मेरे पास। लेकिन
साल पहले 2 साल पहले ऐसी बहुत सारी खबरें, द हिंदू एक्सप्रेस, ऐसे अखबारों में इन्वेस्टिगेशन स्टोरी आई, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई कि भाई उसमें 30%, 40%, 45% शौचालय एक्टिव कंडीशन में नहीं थे, सैनिटेशन नहीं है, अरे पानी नहीं है, सिर्फ पाइप नहीं गड्ढे है, खुदे थे एक भाई, डब्बा खड़ा कर सिर्फ दिया गड्ढे गया खुदे थे, 12,000 रुपए। जी है, सिर्फ क्या कह गड्ढे रहे हैं? खुदे हुए थे, बिल्कुल, गड्ढे भी गड्ढे और बना कुछ हुए जगह थे। स्ट्रक्चर है, कुछ जगह स्ट्रक्चर है, 12,000 दिया, उसमें कोई मिल बांट के खाया। तो ऐसे आंकड़े कई बार आए हैं। मतलब एक बार आंकड़ा मुझे याद है, 11 करोड़ शौचालय जब था, तब था लगभग 3.5 करोड़ शौचालय एक्टिव नहीं थे। मतलब उस शौचालय का ढांचा था, वो शौचालय दरअसल नहीं था। जी। नरेंद्र मोदी का मॉडल के मॉडल है इकोनॉमिक्स का, उनको ये पता नहीं के मॉडल है, क्योंकि मैं उनको शिक्षित मानता नहीं। के मॉडल एग्जिस्ट करता है, एक वी मॉडल एग्जिस्ट करता है, के मॉडल, वी मॉडल में सीधा ऊपर जाता है, गरीब भी उठता है और रईस भी उठता है, ये विकसित मॉडल है। के मॉडल ऐसा होता है जिसमें रईस और रईस बनता है, बड़े फ्रेम में पैसे वाला अशोक और जी को। पैसे वाला, गरीब फिर गरीब पीछे जाता है, वो के मॉडल है। इनका के मॉडल ओके मॉडल खोके मॉडल है। इनको खोखो की भाषा समझ में आती है, करोड़ों रुपए की, या खोके देके खरीदते हैं। मेरे साथ नहीं हो तो आप खराब हो, मेरे साथ हो, भ्रष्ट हो, व्यभिचारी हो, देशद्रोही हो, कुछ भी हो, मेरे साथ हो तो आप ओके हो। ये खोके ओके मॉडल पे चलने वाले लोग देश के इकोनॉमी को के मॉडल पे ले गए। इस वजह से ये एयरपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बड़े साइलोज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मुंबई पुणे रोड पे ज्यादा ध्यान, मुंबई दिल्ली रोड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो कनेक्टिविटी ग्रामीण में होनी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण एरिया में बनने चाहिए, उस पे बात नहीं होती। तो फिर ये तो इन्होंने आज एक शब्द बोला है, एक कविता बहुत बढ़िया उन्होंने कही है, हाँ, और उस उसी कविता कविता में पे एक आने वाला था, आप पहले आ गए। मैं सवाल ही उसी कविता पे पूछने वाला था। चलिए। हाँ। कविता पे एक उन्होंने ये कहा, नीति सही प्रीति नहीं, गति सही राह नहीं। अब नीति सही किसके लिए? अडानी अंबानी के। प्रीति नहीं, किसके साथ प्रीति? अडानी अंबानी के साथ प्रीति। गति सही, किसकी गति? अडानी और अंबानी की गति। और राह नहीं, उन लोगों को अपनी प्रीति निभाने के लिए, उनके लायक नीति बना के उनकी गति बढ़ाने के लिए जो नई राह अपनाई जा रही है, वो नरेंद्र मोदी मॉडल है। ये जो कविता सुनाई अशोक, शायद हाँ मुझे लगता है नीति सही रीत नहीं शायद है, लेकिन आपने शायद हाँ रीत नहीं पढ़ा, मुझे भी कंफ्यूजन, मैंने सुना कि रीत नहीं है। लेकिन चलिए, उसमें हाँ उन्होंने जो कहा, एक तो अमृत काल का पहला वर्ष है, तो ये घोषित कर दिया अमृत काल का पहला वर्ष है। पिछले साल चूंकि कह चुके थे, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भार चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। तो भाई तो सकारात्मक बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अमृत काल का पहला वर्ष सबके है, धीर चले वीर चले, सपने, चले सब युवा कुछ हमारे। सपने, हाँ। वो ऐसा है, सबके सपने अपने सपने, सब कुछ रहेगा सपने सपने। वो कौन सा 2021, 1000 साल पहले के सपने देखो, 2047 का सपना देखो, डबल दुगनी आय का सपना देखो, स्मार्ट सिटी का सपना देखो, 5 करोड़ युवाओं को रोजगार का सपना देखो, 100 दिन में महंगाई कम होने का सपना देखो, किसानों की आय दुगनी होने की सपना देखो। सारे तो सपने हैं। वो कौन हवाई सा उन्होंने चप्पल गलत वाले को सपना जहाज पर चलने का सपना देखो, हर देखो, हर सिर के ऊपर छत का सपना देखो। तो बहुत सपने थे देखो, ऐसे। हाँ। हर घर में टॉयलेट का सपना देखो, हर घर में नल का सपना देखो, हर स्कूल में टॉयलेट का सपना देखो, हर बच्चों तो को सपना स्कूल का देखेंगे सपना तभी देखो। तो पूरा होगा। आपको सपनों से क्या दिक्कत है? अगर मोदी जी स्वप्नदर्शी हैं, स्वप्न जीवी हैं, सपने देखते और दिखाते, आपको दिक्कत क्या है इसमें? प्रॉब्लम है कि मोदी जी की निद्रा कुंभकर्ण जैसी है। वो जो सपने देखना उन्होंने शुरू किया, वो उनकी निद्रा ही नहीं टूट रही है। हम उनको जगा रहे हैं, हे महामती, हे महामहिम, उठिए, बहुत सपने देख लीजिए, अब उसके साकार करने का समय आया है। किसानों की आय दुगने करने का सपना अभी 9 साल तक देख रहे हैं, अब वो सपना पूरा ना हो जाएगा।
आप 4G से 5G आ गए सपना दिखा के, अब 6G का सपना दिखा रहे। अरे 4G चलने दीजिए, हम तो उनको नींद से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सपने देखो जो आप साकार करो। सपना साकार होने पे बाद ही पूर्णता चीजें होती है। सिर्फ 1000 साल तक मैं सपने ही देखता रहूं तो ये अरे काल भाई, आप खंड तो सुना खत्म दिया, नहीं। थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचोगे तब कुछ पाओगे। जो बिहार में बोलते हैं कि तोप के लिए लाइसेंस चाहिए तो तमंचा मिलेगा, तो आप तो तमंचे से शुरू करोगे तो कैसे करोगे? इसलिए 1000 मैंने साल की कहा बात आप, कर रहे हैं ताकि 2 4 10 साल में अरे कुछ बेहतर हो। अरे मैं महामहिम, मैं तोप का लाइसेंस मांगने में शर्म नहीं करूंगा, ना गलत नहीं मानूंगा, लेकिन वो तमंचा आएगा कब? 10 साल से तो मैं तोप का लाइसेंस ही अप्लाई कर रहा हूं हर साल। तमंचे के नाम पे तमंचे का फोटो भी नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम तमंचे की तो है, मैं कौन सी तोप मांग रहा हूं? सिर्फ मेरे मैं, अशोक जी, किसानों को पैसे मिल रहे हैं, गरीबों को अनाज मिल रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड वालों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, आंगनबाड़ी योजना वाली महिलाओं को फायदे मिल रहे हैं, और तरह तरह की जो सरकार की योजना है, जिसको शौचालय नहीं है उसको शौचालय मिल रहा है, जिसको छत नहीं उसको अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में छत मिल रहा है, जहां गांव में सड़क वही, नहीं वहां सड़क बन रही है। आप इन सब से ऊपर है, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, आपको इस सबसे क्या मतलब है? आपको जो मिल रहा है उसको भी खारिज कर रहे हैं, यही लोग कहेंगे। नहीं सवाल ये नहीं है, वो लोग मुझे लाभार्थी तो ग्रामीण है ना, क्षेत्र करोड़ों लाभार्थी हैं। आप उस लाभार्थी में थोड़े हैं कि आपको राशन कार्ड में जाके लाइन में लग के 5 किलो दाल चावल अनाज लेना है। आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कोरोना के साथ जो लड़ाई जीती है भारत ने, वो पूरा विश्व उसके सामने झुक गया। कोरोना में गंगा में तैरती हुई लाशों ने विश्व को झिझोड़ दिया था, और जो रास्ते पे हजारों किलोमीटर लोग चले, उसकी रिपोर्टिंग तो लाइव सबसे पहले अजीत जी आपने की थी। कम से कम इस झूठ को तो मानो कि झूठ बोले थे, और तो कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं कि मैंने इतने घरों पे छत दी है, मैं ये वो नहीं भी कह रहा हूं सपना कि ही सब था। सच बोल रहे हैं, मैं जो उनके समर्थक बोल रहे हैं वही बता रहा हूं, या जो मैं मोदी जी बोल रहे हैं। समर्थकों, अरे समर्थक तो ये कह रहे हैं कि 1000 झूठ तो मैं भी साल 100 बाद गिना जब सकता हूं। वो वो मुझे कुछ तो अंधे समर्थक ऐसे भी मिले, बोले अशोक जी आपका दुर्भाग्य होगा कि आप 1000 साल बाद नहीं रहोगे। जब मोदी जी लाल किले पे बताएंगे कि उन्होंने 1000 साल पहले क्या बात की, तो ऐसे अंध भक्तों को तो मैं बोल ही देता हूँ कि मतलब नहीं भाई, मैं महामानव नहीं हूं, मैं तुच्छ मानव हूं। मेरी आयु भारतीय स्टैंडर्ड से 60 साल की हो सकती है, और ज्यादा बोनस मिला तो बोनस है, 80 90 तक अब पहुंच पता नहीं जाए। 2047 तक भी आप रहेंगे कि नहीं, वो देखने के लिए अभी बाकी है रहेंगे, बहुत। लेकिन वो 1000 साल बाद जब मोदी जी लाल किले से बोलेंगे और बताएंगे 1000 साल पहले मैंने जो किया था वो करके दिखाया, वो आपका दुर्भाग्य, आप नहीं रहेंगे, आपको रहना चाहिए। ऐसे अंधभक्तों के मैं चरण छूता हूँ, नमस्ते करता हूँ। अजीत जी 2 घंटे हो गए, मुझे इजाजत दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, आपको